नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, देखिए सब्सक्राइब तो खैर आप लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से रोज़ कहना है कि दोस्तों देखिए आप लोग करीब 96% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब करे बिना देखते हैं। और दोस्तों देखिए, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास से कुछ नहीं जाएगा, बट हम लोगों की फैमिली एक बड़ी फैमिली बन जाएगी, तो देखने में भी अच्छा लगता है और ये एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार अपनी फैमिली भी इतनी बड़ी है। ठीक है, चलिए भाई, जो भी लोग देखते हैं, चलिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, और इससे ज़्यादा और आपसे लोगों से भाई कैसे रिक्वेस्ट करें। दोस्तों रिक्वेस्ट है कि भाई आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दिया करें, जो भी लोग देखते हैं। और नहीं कर सकते तो दोस्त कम से कम वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं ना। चलिए भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सेशन 2 में पहला पार्ट क्या है, सामान्य जागरूकता का है, यानी कि जनरल स्टडी। ठीक, या कह सकते हैं जीके, जीएस या करंट अफेयर्स, तीनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो पहले ऑप्शन क्या है, डेविल्स एडवोकेट, द अनटोल्ड स्टोरी, हैप्पीनेस, रेबेल, सुल्तान्स, वाई आई एम हिंदू। ठीक, ये देखिए, ये बुक तो मैंने आपको जो बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ाया था उसमें पढ़ाया, उसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट में भी ये कई बार आ चुकी है। तो ये वाला जो बुक है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा किसने लिखी है। ठीक है, वाई आई एम हिंदू, ये किसकी पुस्तक है, इसके राइटर कौन है, ये मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ पुस्तक। तो इसके लिए आप लोग जो मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बहुत फेमस बुक है और ये आने की संभावना आपकी भरपूर है। चलिए, तो जो ये टीवी एंकर करण थापर हैं, इन्होंने लिखी है डेविल्स एडवोकेट, द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर में लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है। चलिए देखिए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये दिए हुए हैं छत्तीसगढ़ के साथ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है नीचे साइड में पड़ेगा इधर, तो यूपी उसके साथ लग जाएगा और मध्य प्रदेश भी लगेगा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ऊपर थोड़ा सा, हाँ ये भी लग जाएगा। पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल आपका ये है, इस साइड पड़ता है, तो ये यहाँ पे पड़ेगा और ये आपका जो है ये यहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ पे यूपी और ऐसे करके ये मध्य प्रदेश। तो तेलंगाना राज्य से ये बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ठीक है, इसकी जो सीमा है क्या होगा, पश्चिम बंगाल के साथ बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ठीक, किसके किसके साथ लग जाएगी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इनके साथ ये जो है सीमा साझा करता है, जिसमें पश्चिम बंगाल के साथ तो किसी भी हालत में नहीं लगेगी। चलिए फिर 43 नंबर देखिए, सीजर कप किस खेल से संबंधित है। तो लिखा हुआ क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या हॉकी। तो ये दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है। चलिए, इसके बारे में और आपको कुछ ऐसा है नहीं बताने वाला। चलिए 44 नंबर देखिए, 44 नंबर में लिखा हुआ, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैं अपने कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है, मैंने इसमें बहुत बार ये कराया हुआ है। जो कंप्यूटर का पोर्शन जब मैं पढ़ाता हूँ जो यूपीपीसीएल के लिए, वहाँ पे मैंने इसको बहुत बार पढ़ाया हुआ है कि आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है, सॉरी देखिए कहाँ निशान लगा दिया, क्या होती है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, और ये फ़ोन वगैरह के अंदर जो है आपको 24/7 जो है मिलती है। बाकी ये किसके किसके माध्यम से कर सकते हैं, ये हम मोबाइल, इंटरनेट और जो एटीएम, इनके द्वारा जो है आईएमपीएस की सुविधा जो है ले सकते हैं। चलिए 45 नंबर देखिए, गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि भारत की ये तो अब ये सबसे ऊंची मूर्ति बन गई है। ठीक है, चलिए तो 120 मीटर दे रखा है, 182 मीटर दे रखा है, 153 मीटर दे रखा है और 93 मीटर दे रखा है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो कितने मीटर की है, वो 182 मीटर की सबसे ऊंची है। इसका उद्घाटन किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, इसको अगर फिट में बताएंगे तो 597 फीट। ठीक, कितनी, 597 फीट की जो है, इसका उद्घाटन किसने किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। कब किया था, 31 अक्टूबर 2018 को जो है गुजरात राज्य के जो नर्मदा जिले के जो पड़ेगा उसी में किया था। वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर जो है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बन गई है। अब ये कौन सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की। चलिए, लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है। तो यकृत,
लार ग्रंथि, फेफड़ा या अग्नाशय। तो किसके द्वारा बनता है ये दोस्तों? ये बनता है अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा बनता है? अग्नाशय के द्वारा। जो लाइपेज नामक जो एंजाइम वो है शरीर के अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है। अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है। याद रखिएगा, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? इसमें इंसुलिन हार्मोन्स जो है वो स्रावित होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं भी कहूँ यार कहाँ चला गया? 46 तक हो चुके थे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चलिए, तो किसके द्वारा किया गया था? एक सेकंड रुकिए, ये क्वेश्चन ये तो, चलिए दोस्तों देखिए वहाँ पे गलत पीडीएफ आ गई थी। चलिए ये देखिए 47 नंबर क्या है? भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो जो भारत में सबसे ठंडा स्थान है वो देखिए अमरनाथ, द्रास, लेह या श्रीनगर। तो दोस्तों देखो जो सबसे ठंडे स्थान की बात आती है तो ये द्रास है। कौन सा है? द्रास। ये कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख के जो है कारगिल जिले में स्थित एक कस्बा है। यहाँ पे तापमान कितना रहता है? -45 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ठीक, चलिए 48 नंबर देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री कौन थे? यशवंत चौहान, इंदिरा गांधी, स्वर्ण सिंह या बाबू जगजीवन राम। देखो जब ये 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध जब हुआ था तो उस समय पे जो रक्षा मंत्री थे वो थे कौन? बाबू जगजीवन राम थे। कौन थे? बाबू जगजीवन राम। प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक, और उसी समय पे जो है 1971 के बाद ही जो है पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करके मतलब बांग्लादेश बना दिया गया था। चलिए 49 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो हिंडन लिखा है, धनसिरी लिखा है, सोन, मंदाकिनी। दोस्तों देखिए हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक ये पेपर मिलता है, मतलब गंगा नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आप इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। चलिए मैं आपको कुछ गंगा नदियों की जो है सहायक नदियाँ हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। देखो जैसे हिंडन होता है, मंदाकिनी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और महानंदा। ये क्या है? ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये धनसिरी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी? धनसिरी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में किस ईंधन का पेट्रोल के बराबर ऊष्मीय मान यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू होता है? मीथेन, एलपीजी, सीएनजी या केरोसिन। तो जो ईंधन का पेट्रोल के बराबर ऊष्मीय मान होता है वो केरोसिन का होता है। इसीलिए गांव में जो है पानी निकालने वाली मशीन में कई बार डीजल पेट्रोल की जगह पे वो लोग क्या करते हैं? केरोसिन डाल लेते हैं। उससे कुछ चीज़ों के इंजन में नुकसान जरूर होता है लेकिन वो उतना वर्क कर देता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? कैरोसिन मिट्टी का तेल का जो मान जो होता है वो पेट्रोल के मान यानी कि 45,000 किलो जूल बटे किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक, कितना होता है? 45,000 फिर किलो जूल बटे में किलोग्राम, इसके बराबर मान होता है। दोनों का मान इतना ही होता है, सीएनजी कैरोसिन और पेट्रोल का। चलिए 51 देखते हैं। 51 में क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित में कौन सा संगठन वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो विश्व आर्थिक मंच, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो उसने कहा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक
प्रतिस्पर्धा सूचकांक नामक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो कौन प्रस्तुत करता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि वैश्विक आर्थिक मंच जो है, ये प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है ये मतलब देता है। ठीक है, इसी को WEF भी कहा जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जिनेवा में स्थित है। चलिए 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प हृदय का वाल्व नहीं है? चलिए, त्रिकपर्दी, ट्रिक्सापिट यानी कि, फिर दूसरा है पट, सेप्टम जिसको कहते हैं, फिर तीसरा है हृदय का पार्ट यानी कि माइट्रल, फिर महाधमनी यानी कि ओट्रिक। तो जो 52 में जो आपका जो आंसर हो जाएगा, जो विकल्प हृदय का वाल्व नहीं है, तो ये पट जो लिखा है ये हृदय का वाल्व नहीं है। ठीक है, वाल्व का क्या काम क्या होता है? वाल्व जो होते हैं वो हृदय को, जो हृदय के अंदर जो रक्त होता है उसको सही दिशा में घुमाते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन से? देखो, माइट्रल वाल्व होता है, त्रिकपर्दी वाल्व होता है, महाधमनी वाल्व होते हैं और फुसफुस वाल्व होते हैं। ठीक है, ये जो आपको पट दे रखा है सेप्टम, जैसे ये दिल, जैसे इस तरीके से मान लीजिए आपके हिसाब से तो दिल ऐसा ही होता है ना, ये पहले सही से बना लेते हैं। ये आपके हिसाब से दिल ऐसा होता है ना, चलिए ऐसा ही मान लीजिए। तो ये दिल दो हिस्सों में से डिवाइड होता है, एक आपका बायां हिस्सा, एक आपका दायां हिस्सा। तो ये जो बीच में ये जो डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है, या ये जो पट्टी होती है या दीवार होती है, इसी दीवार को क्या कहा जाता है? पट और सेप्टम कहा जाता है। चलिए 53 नंबर देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य नहीं थे? चलिए, अजय घोष, जतिन दास, भगत सिंह, बदरुद्दीन तैयब जी। तो दोस्तों देखिए, ये तीनों लोग तो एक जैसे थे, लेकिन ये बदरुद्दीन तैयब जो थे वो इसके संस्थापक, सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक जो थे वो बदरुद्दीन तैयब नहीं थे। ठीक है, इसके सदस्य कौन कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, ठीक, जतिन दास और अजय घोष। ये जो हैं, ये फिरोज शाह कोटला मैदान जो दिल्ली में है, वहाँ 1928 में इन्होंने जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि HSRA की स्थापना की थी। ठीक है, और जो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये HSR के सदस्य नहीं थे। तैयब जी जो है 1887 में जो मद्रास सत्र हुआ था, भारतीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे, और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। चलिए फिर 54 नंबर देखिए, गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों को पहली बार कहां विकसित किया गया था? गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों को पहली बार कहां विकसित किया गया था? चलिए देखिए, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको। तो दोस्तों ये मैक्सिको में विकसित किया गया था। ठीक है, इसके बारे में ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। चलिए बाकी ये बस याद रखिएगा, इसको विकसित करने में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो नॉर्मन बोरलॉग का था। चलिए 54 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? अच्छा, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 35। तो देखो, जो अनुच्छेद 75 दिया है, इसका जो पूर्ण बनता है, यानी कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, तो ये 75(3) के अनुसार जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो यहाँ पे 75 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, जो अनुच्छेद 29 दे रखा है, ये अल्पसंख्यक वर्गों में हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार इसके बारे में दिए हुए हैं अनुच्छेद 29 में। ठीक है, बाकी ये 302 जो दे रखा है, इसके अनुसार क्या होता है? संसद विधि द्वारा एक राज्य के बीच या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगी जो लोक हित में अपेक्षित हों। बाकी इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं था, इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे ये 75(3) है। चलिए, हाइपोकैलिमिया की कमी के कारण क्या होता है? मतलब हाइपोकैलिमिया किसकी कमी के कारण होता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। चलिए, तो आयोडीन, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम। तो जो हाइपोकैलिमिया होता है ये पोटेशियम की कमी से हो जाता है। ठीक है, हमको प्रतिदिन कितने मिलीग्राम जो है पोटेशियम की आवश्यकता होती है? तो 47,000 मिलीग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है।
ठीक है, ये जो स्वस्थ रहने और बीमारियों से बचने के लिए प्रतिदिन हम लोगों को इतने किलोग्राम कैलोरी चाहिए, मतलब पोटेशियम चाहिए होता है। कितने किलोग्राम? 47,000 किलोग्राम, मिलीग्राम, सॉरी किलोग्राम ले लेंगे तो आदमी तो कहाँ पहुँच जाएगा, mg, मिलीग्राम चाहिए होता है। ठीक है, इतने 1000 मिलीग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पोटेशियम का काम क्या होता है? हृदय, मस्तिष्क तथा मांसपेशियों की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में ये पोटेशियम बहुत बड़ा योगदान देता है। तो 47,000 mg जरूरत होता है हमको। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलिए, गौतम, पतंजलि, कपिल या कुमारिल भट्ट। तो ये कपिल के द्वारा जो है सांख्य संप्रदाय जो था, सांख्य दर्शन संप्रदाय, इसकी जो स्थापना जो थी महर्षि कपिल जो थी उन्होंने की थी। चलिए आगे बढ़िए, 58 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य यूनेस्को का अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? चलिए छऊ, दलखई, झूमर या फुगड़ी। तो छऊ है, ये 2010 में जो है यूनेस्को की जो अमूर्त विरासत सूची थी उसमें शामिल किया गया था। चलिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ है? चलिए, कटक, करनाल, पटियाला या अगरतला। तो दोस्तों ये पटियाला में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? पटियाला में। एशिया का सबसे बड़ा संस्थान है ये। चलिए, कुछ लास्ट के 5-6 क्वेश्चंस जीएस के, फिर उसके बाद इंग्लिश। चलिए 60 नंबर देखिए, इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? आईपी और टीसीपी दो तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं इंटरनेट से रिलेटेड। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी की क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ये, ठीक है। इसी प्रोटोकॉल एक तरीके से नियमों का समूह होता है, उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। चलिए 61 नंबर देखिए कि लिखा केंद्रीय आलू संस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर, कोलकाता, शिमला या हैदराबाद। तो जो केंद्रीय आलू संस्थान है अनुसंधान, ये शिमला में स्थित है दोस्तों। चलिए 62 नंबर देखिए, प्रसिद्ध टांगलिया शाल भारत को किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? टांगलिया शाल भारत में किस राज्य से संबंधित है? चलिए, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये गुजरात से संबंधित है। ये बुनाई की तकनीकी होती है, ठीक है, एक अनूठी बुनाई होती है, मतलब अनूठी बुनाई की तकनीकी होती है, उसी का प्रयोग करके ये शॉल बनाई जाती है, ठीक है। इसे 2009 में जीआई टैग भी दिया जा चुका है। चलिए फिर 63 नंबर देखिए, लिखा हुआ है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो प्रदीप जोशी। देखिए जोशी की वजह से आपको यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए दिया गया है, बाकी थे तो ये जोशी ही है। प्रदीप जोशी, विनीत कुमार जोशी और विनीत सक्सेना और प्रवीण कुमार। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको जोशी, तो याद रखिएगा विनीत कुमार जोशी, इनके ये विनीत कुमार जोशी सीबीएसई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, ठीक है। इन्होंने जो है मनोज आहूजा का स्थान लिया है। किसका? मनोज आहूजा का। भारतीय महिला टीम का कप्तान, भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान 21 फरवरी 2022 को किसे नियुक्त किया गया? रानी रामपाल, सविता पूनिया, उदिता बिचू देवी। तो रानी रामपाल पहले थी, अब सविता पूनिया को बनाया गया है, ठीक है। चलिए फिर देखिए 65 नंबर, थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे ने किस रेजिमेंट की बटालियन को 23 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान प्रदान किया? किसको प्रदान किया? चलिए, राजपूत रेजिमेंट, पैरासूट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट या सिख रेजिमेंट। तो ये पैरासूट रेजिमेंट को इन्होंने जो है ये सम्मान प्रदान किया है, ठीक है। ये स्थित कहाँ है? ये बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। चलिए यहाँ से बस इतना इंपॉर्टेंट था। चलिए अब आते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में देखिए मुझसे कुछ गलतियां हो रही हैं आजकल। देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ थोड़ा सा तबीयत का भी है और कई बार मैं जब इस प्रैक्टिस सेट को देखिए मैं खुद सॉल्व करता हूं तब मैं आपको बताता हूं। मेरा जब मैथ भी अगर मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैथ पहले मैं सॉल्व करता हूं, उसके बाद ही मैं आपको यहाँ पे देता हूं। कुछ गलतियाँ कई बार ऐसी हो जाती हैं जब हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें दिमाग उस समय पर, मान लिया तबीयत की वजह से कई बार ऐसा होता है, जैसे आप देखते भी हैं कि वीडियो में भी मुझे कई बार खांसी आती है। तो क्या होता है कि कई बार उसकी वजह से भी चीज़ें मिस गाइड हो जाती हैं, इधर की उधर हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुछ बहुत ही बेहतरीन बच्चे इस समय पे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो वहाँ पे आके बहुत ही रिस्पेक्टफुल्ली आपकी वो चीज़ों को सही भी कराते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट को जरूर चेक कर लिया करें, हर वीडियो को कमेंट को चेक कर लिया करें। कई बार ऐसी कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हम लोग इस समय पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो हो जाती हैं, ठीक है। कोई चाह के नहीं करता है, वो धोखे में हो जाती हैं और उसको बाद में मैं कमेंट में उसको सही कर देता हूँ। तो आप लोग उसको कमेंट को एक बार को चेक कर लिया करें। चलिए
66 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 66 से। ये अंग्रेजी भाषा और अपठित बोध का है, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन का है। चलिए 66 में क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो लिखा हुआ है रूटीन। यहाँ पे याद रखिएगा ये एंटोनियम बताना है, ठीक है। एंटोनियम यानी कि विलोम होता है, तो इसका अपोजिट बताना है। चलिए रूटीन का मतलब क्या होता है, ये होता है सामान्य या नियमित। क्या होता है, नियमित होता है, ठीक है, या सामान्य भी कह सकते हैं। फिर देखिए डिफरेंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट का मतलब होता है विभिन्न या अलग। रेगुलर का मतलब क्या होता है, नियमित। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, साधारण या मामूली। तो जब कोई चीज़ नियमित होगी, ठीक है, क्या कोई चीज़ जब नियमित होगी तो आप खुद सोचिए कि उसका विलोम क्या हो जाएगा, वो विभिन्न हो जाएगी या अलग अलग हो जाएगी। तो डिफरेंट इसका क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। चलिए select the most appropriate option in substitute the underline segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. चलिए with each passing day he was going in more trouble. with each passing day यानी कि जितने भी दिन पास होते जा रहे हैं वो और परेशानी में जाता जा रहा है। ठीक है, वी ईच पासिंग डे ही वॉज गोइंग इन मोर ट्रबल। दोस्तों देखिए जब यहाँ पे जब भी कभी आपको ये ट्रबल शब्द दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ये ट्रबल शब्द दे रखा हो, तो जब भी कभी ट्रबल शब्द होता है तो वो गोइंग नहीं होता है, होता है गेटिंग इनटू होता है। ठीक, गेटिंग इनटू यानी कि ट्रबल मतलब जो परेशानी है उसमें फंसते जा रहे हैं, तो गेटिंग इनटू होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे वाज गोइंग की जगह पे क्या हो जाएगा, गेटिंग इनटू इन मोर ट्रबल। तो देखिए पहले ही ऑप्शन में आपको दिख जाएगा ही वाज गेटिंग इनटू, तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सुइटेबल और सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर देखिए क्या लिखा है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम यानी कि समकालीन जिसको बोलते हैं हिंदी में, समकालीन एक ही काल के हों। तो कॉमराडेज, कम पॉलिटिशियंस, फ्रेंड्स और कंटेम्परेरीज, इसका मतलब होता है समकालीन। ये जो चौथा आपका दे रखा है यही होता है समकालीन। ठीक, चलिए आगे बढ़िए 69 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लिखा हुआ है वैनिश इनटू द एयर। दोस्तों इसका मतलब था वैनिश इनटू द एयर यानी कि हवा के साथ खत्म हो जाना। तो क्या हो जाएगा, वो अचानक से डिसअपियर हो जाएगा, या क्या हो जाएगा कि टू डिसअपियर सडनली या कंप्लीटली, यानी कि वो अचानक से गायब हो गया, मतलब चला गया या पूरा चला गया। तो यहाँ पे इसके लिए क्या बन जाएगा, डिसअपियर कंप्लीटली या डिसअपियर सडनली। तो परपेचुअली पोस्टपोन, टोटली डिलीट, कंप्लीटली डिसअपियर, परमानेंटली मिक्स। तो देखिए कंप्लीटली डिसअपियर दे रखा है यहाँ पे आपके लिए, कंप्लीटली डिसअपियर यानी कि वो पूरी तरीके से गायब हो गया, ये हो जाएगा। चलिए 70 नंबर देखिए, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखिए वैलिडेशन लिखा हुआ है, कन्विक्शन लिखा हुआ है, डिफिनेशन लिखा हुआ है, सिलेक्शन लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 70 नंबर में जो डिफिनेशन लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डिफिनेशन की स्पेलिंग क्या होती है, DEFI होता है, DEFE नहीं होता है। क्या होता है, DEFINITION, ये होता है डिफिनेशन की स्पेलिंग होती है। तो यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन ही गलत था। डिफिनेशन की स्पेलिंग गलत थी, बाकी सारी की सारी स्पेलिंग्स आपके लिए बिल्कुल सही लिखी हुई थी। चलिए फिर देखिए 71 में क्या है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनियम। देखिए यहाँ पे सिनोनियम आ गया है ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनोनियम का जोवियल का मतलब क्या हो जाता है, उल्लासपूर्ण या रंगीन होता है। क्या होता है, उल्लास पूर्ण या रंगीन। ठीक, तो जॉयस मतलब क्या होता है, ये तो आनंदित होता है, आनंदपूर्ण होता है, मजा होता है। ठीक है, तो फिर जजमेंटल का मतलब क्या होता है, अनुमान होता है। जॉयस का भी मतलब मैं लिखे देता हूं, जॉयस का मतलब क्या होता है, आनंदपूर्ण। ठीक, जेलिस का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या कह सकते हैं, ईर्ष्यालु भी कई बार इसको काउंट कर लिया जाता है। ठीक, फिर
जीरिंग, जीरिंग का मतलब क्या होता है, ये होता है मजाक उड़ाना। क्या होता है, मजाक उड़ाना। तो दोस्तों देखिए, अब आपके सामने मैंने सारे के सारे मीनिंग लिख दिए हैं कि जोवियल का मतलब क्या होता है, आनंदपूर्ण, उल्लासपूर्ण, रंगीन, ठीक है। और जॉयस का मतलब क्या होता है, जॉयस का भी मतलब आनंदपूर्ण होता है। तो यहाँ पे आपको सिनोनियम चाहिए था ना कि एंटोनियम, तो सिनोनियम इसका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही इसका सिनोनियम बन जाएगा। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. ठीक है, चलिए। As of you are here with me, who cares about the outcome of the issue? चलिए एक बार देखते हैं फिर से क्या कमी लग रही है इसमें। एज ऑफ को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। एज ऑफ यू आर हेयर विद मी, हु केयर्स अबाउट द आउटकम ऑफ द इशू। अच्छा दोस्तों, एज लॉन्ग एज होता है, यहाँ पे एज ऑफ की जगह पे हम लोग एज लॉन्ग एज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज लॉन्ग एज होना चाहिए, तो देखिए किसी ऑप्शन में एज लॉन्ग एज दे रखा है, पहला ऑप्शन एज लॉन्ग एज। चलिए दोस्तों, पहले जो ऑप्शन है वो आपको एज लॉन्ग एज दे रखा है, तो एज लॉन्ग एज यू आर हेयर विद मी, यू हु केयर्स अबाउट द आउटकम ऑफ द इशू। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जब तक तुम मेरे साथ में हो तब तक ये किसी भी तरीके की मुझे किसी भी ये जो इशू की कोई चिंता नहीं है, ठीक है, इस तरीके से वो कहना चाह रहा है। चलिए 73 देखिए, इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। चलिए ग्रामेटिकल एरर देखना है, क्या है, किसमें है, सॉरी दोस्तों। 3 more elevated roads have been proposed in the new plan to unclog the traffic in Delhi। तो क्या हो जाएगा, have been proposed 3 more elevated roads in the new plan to unclog the traffic in Delhi। चलिए 3 more elevated roads have been proposed in the new plan to unclog the traffic in the Delhi। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3 more elevated roads have been, क्या लिखा हुआ है, have been। तो ये क्या होता है, have been, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट करता है, और इसमें क्या होता है, वर्ब में ing आता है। तो यहाँ पे प्रपोज की जगह पे क्या आना चाहिए, ing आना चाहिए, प्रपोजिंग होना चाहिए, इन द न्यू प्लान टू अनलॉक द ट्रैफिक इन दिल्ली। तो यहाँ पे किसमें गलती हो जाएगी, टू प्रपोज वाले ऑप्शन में गलती हो जाएगी। तो क्या लिखा है, पहला ही ऑप्शन लिखा है हैव बीन प्रपोज, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैव बीन प्रपोजिंग होना चाहिए था। चलिए 74 देखिए, 74 लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनियम बताना है यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक है। चलिए एडवर्सरी लिखा हुआ है, एडवर्सरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एडवर्सरी का मतलब सॉरी दोस्तों, एडवर्सरी का मतलब होता है वैरी या विरोधी। क्या होता है, वैरी या विरोधी। फिर रिबेल, रिबेल का भी मतलब क्या होता है, विरोधी ही होता है एक तरीके से, ठीक। और असिस्टेंट, असिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सहायक। हेल्पर, हेल्पर का भी मतलब सहायक ही होता है, ठीक। सपोर्टर, सपोर्टर का मतलब सहायक नहीं कह सकते लेकिन समर्थक जरूर होता है, ठीक है, कुछ कुछ उसी तरीके से मिलता जुलता है। तो देखो वैरी विरोधी, तो सिनोनियम, उसका सिनोनियम पूछा तो रिबेल ही हो जाएगा यहां पे। चलिए फिर 75 नंबर देखिए, 75 में क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। डांस टू समवन्स ट्यून, यानी कि किसी के इशारों पे नाचना। क्या होता है, किसी के इशारों पे नाचना। टू डू वॉट अदर्स वॉन्ट यू टू डू, यानी कि जो दूसरा चाहता है वही हमें करना पड़ता है। तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 76 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि विलोम चाहिए है। तो 76 का देखिए, एक्सटेंसिव, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा या व्यापक, ठीक है, जो फैला हुआ होता है, ठीक। इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, सहन या प्रचंड, ठीक। फिर लेंथी, लेंथी का मतलब क्या होता है, लंबा या विस्तृत होता है, क्या होता है, लंबा या विस्तृत। फिर इंट्रिकेट क्या होता है, इंट्रिकेट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा या विवाद, तो इसमें आप विवाद लिख लीजिए।
ठीक। फिर इलेबोरेट, इलेबोरेट का मतलब क्या होता है? विस्तार से बताना या विस्तृत। ठीक। अब आप एक चीज ये देखिए, यहां पे व्यापक, व्यापक मतलब फैला हुआ, तो लेंथी ये भी फैला हुआ, विस्तृत भी। ठीक। ये विवाद, आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये व्यापक और विवाद का कोई मतलब नहीं। विस्तृत ये भी फैला हुआ, तो बचा क्या है? गहन, इंटेंसिव, गहन। एक्सटेंसिव का मतलब इंटेंसिव हो जाता है, व्यापक, गहन। ठीक है, गहन मतलब एक तरीके से कम फैला हुआ, संकीर्ण जिसको कह सकते हैं। 77 नंबर, सेलेक्ट द वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग। क्वांटिटी लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, क्वेरल लिखा हुआ है, और ये एसएल लिखा हुआ है। अब दोस्तों देखिए, यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेरल की स्पेलिंग आपको अगर आती है तो फिर आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, क्या होगा? गलती नहीं करेंगे। क्वांटिटी की स्पेलिंग आती है, बिल्कुल गलती नहीं होगी। आर्ग्यूमेंट और एजल, यहां पे ये फोर्थ वाली जो स्पेलिंग है ये आपको थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब कर सकती है, माइंड डाइवर्ट कर सकती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको यहां पे कुछ भी गलती होनी चाहिए। देखिए क्वांटिटी की स्पेलिंग क्या होती है? QUANTITY, क्या हो जाती है? क्वांटिटी हो जाती है। ठीक। फिर उसके बाद में आर्गुमेंट, ARGUMENT, बिल्कुल सही होता है। फिर आता है क्वेरल पे, QUARREL होता है, ना कि LL होता है। तो ये गलती हो जाएगी आपसे यहाँ पे कि आप जो है क्वेरल को पढ़ेंगे और क्वेरल को आप यहाँ पे सही कर ले जाएंगे और एसएल को गलत कर देंगे। लेकिन दोस्तों क्वेरल में RELL नहीं होता, REL ही होता है। चलिए 78, सेलेक्ट द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। डिड यू नो वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ माई सिस्टर डजंट लाइक इट। अच्छा, एक चीज आप लोग ये देखिए, यहाँ पे दे रखा है डिड यू नो वेदर वी कैन। तो कैन क्या होता है? कैन तो आपका प्रेजेंट फॉर्म में यूज किया जाता है। इसकी जगह पे अगर कुड होता तो यहाँ पे डिड सही होता है, लेकिन यहाँ पे वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ माई सिस्टर डजंट लाइक। अब देखिए यहाँ पे भी आपको प्रेजेंट दे रखा है, तो इसका मतलब गलती कहाँ पे है? ये डिड में गलती है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? डू यू नो, क्या होना चाहिए था? डू यू नो वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ माई सिस्टर डजंट लाइक इट। तब यहाँ पे क्योंकि डजंट दे रखा तो यहाँ पे भी जो है प्रेजेंट में दे रखा, तो गलती अगर मान लीजिए यहाँ पे कुल कैन का कुड हो सकता था, लेकिन यहाँ पे डज का तो मतलब डज का तो डज ही रहेगा ना। तो दोनों में से फिर गलतियां एक जगह पे हो सकती है, ये दोनों जगह पे नहीं। तो यहाँ पे डिड का डू हो जाएगा, तो गलती किस में हो जाएगी? सेकंड ऑप्शन में गलती हो जाएगी। क्या गलती हो जाएगी? कि डू यू नो, डिड की जगह पे डू यू नो करना पड़ेगा, बस इतनी गलती है। चलिए 79 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम हैट्स ऑफ समवन। देखो हैट्स ऑफ समवन का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि किसी को प्रेज यानी कि उसकी बड़ाई करना है। क्या होता है? प्रेज करना होता है, किसी की बड़ाई करना, एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रेज करना। ठीक है, चलिए तो गिवन हैट टू, हैट का वहां पे कोई नहीं। अनाउंस अ प्राइज फॉर मेक अ न्यू हैट्स ऑफ कांग्रेचुलेशन टू। तो देखो यहाँ पे कांग्रेचुलेशन टू ही एक ऐसा मीनिंग है जो इसके साथ में मैच होगा। हैट्स ऑफ समवन यानी कि किसी को प्रेज करना, और कांग्रेचुलेशन टू यानी कि उसका भी मतलब एक तरीके से प्रेज करना होता है, मतलब प्रेज मतलब बढ़ाई करना होता है। ठीक, चलिए 80 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द पिलग्रिम्स ग्रू increasingly aware of sacred Buddhist text in the Chinese language and decided to travel to India in search of them. The pilgrims grew increasingly aware of the इसकी जगह पे क्या आएगा? प्रेफरेंस, अवेयर ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ स्केर्ड बुद्ध नहीं। प्योसिटी, इसका मतलब तो प्योर होता है, पैरिटी, परसिस्टेंस। यहाँ पे प्योसिटी जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अवेयर ऑफ द प्योसिटी ऑफ स्केर्ड बुद्धा। सॉरी दोस्तों, इसका देखो जो प्योसिटी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि लैक ऑफ या शॉर्टेज। क्या होता है? कमी होता है, एक तरीके से कमी होता है। क्या मतलब होता है? कमी होता है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन दी चाइनीज, क्योंकि उसकी जो चाइनीज में जो टेक्स्ट लिखा था इसलिए उसके पास उसकी जो थी जानकारी कम थी, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे प्योसिटी यूज किया जाएगा, यानी कि कमी होता है इसका मतलब। चलिए 81 देखिए, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द इंडियन क्रिकेट टीम वाज डन वेरी वेल दिस ईयर and is ranked number 1 now.
तो चलिए भाई दोस्तों देखिए क्या पहला क्या लिखा, एंड इज रैंक नंबर 1 नाउ दिस ईयर। दिस ईयर में क्या गलती होगी, द इंडियन क्रिकेट टीम, इसमें भी कोई गलती नहीं है। वॉज डन वेरी वेल, गलती देखिए दोस्तों यहाँ पे लग रही है, द इंडियन क्रिकेट टीम हैव डन वेरी वेल, हैव या हैज होगा, द इंडियन क्रिकेट टीम, तो टीम तो एक हो जाएगी, तो इंडियन क्रिकेट टीम हैज डन वेरी वेल दिस ईयर एंड इज रैंक्ड नंबर 1 नाउ। तो यहाँ पे वाज नहीं होगा, क्या होगा, हैज या हैव का यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये बन जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, इसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता है। चलिए 82 नंबर देखिए, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड, वर्ड्स गिवन, थिंग विच आर द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस, थिंग्स विच आर द सेम काइंड, एक जैसे हो, एंड द सेम डायमेंशन, और उसका डायमेंशन भी सेम हो, तो होमोजेनियस होना चाहिए। होमोजेनियस जो होता है, एक जैसा जो होता है। होमोसेक्सुअल तो मतलब एक जैसे लोग, या कह सकते हैं एक जैसे लिंग वाले लोग, ठीक है, जैसे पुल्लिंग हो गया तो स्त्रीलिंग है, या जैसे ये होमोसेक्सुअल मतलब एक जैसे के साथ वो, तो होमोनियमस और होमोजेनियस, होमोपोनी। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड, एक जैसी, एंड ऑफ द सेम डायमेंशन, और एक जैसे डायमेंशन वाली होती है तो होमोजेनियस होते हैं, ठीक। चलिए फिर आते हैं 83 से 85 तक, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या लिखा हो 83 नंबर में, द होटल रूम ऑफ ऑर्ड्योर ऑफ लेफ्ट ओवर फूड। चलिए तो यहां पे देखते हैं क्या हो जाएगा, द होटल रूम ऑफ ऑर्डर ऑफ द लेफ्ट ओवर फूड। तो यहाँ पे जो 83 में ऑप्शन आपको लेना है, द होटल रूम रीक्ड, इसका मतलब होता है स्मेल स्ट्रांगली, क्या होता है, स्मेल स्ट्रांगली या अनप्लीजेंटली, और स्टिंक मतलब गहरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मेल आना, बहुत ज़्यादा तेज, गहरी मतलब बहुत ज़्यादा वैसी स्मेल आना। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है, द क्राइसिस वर्ड डैमेज देयर रेपुटेशन, ठीक। चलिए द क्राइसिस वर्ड फर्दर, फार्दर, आइदर, नाइदर, देखो आइदर और नाइदर हो नहीं सकते, फार्दर का कोई मतलब है नहीं, तो बचा क्या, फर्दर। फर्दर का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, द क्राइसिस वर्ड डिस्टेंस डैमेज देयर रेपुटेशन, तो यहाँ पे डिस्टेंस यानी कि फर्दर, ठीक है, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 85, सी हैज शोन अ ग्रेट इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्पेस साइंस सिंस हेयर अर्ली चाइल्डहुड एंड अ पैशन टू द आउटर स्पेस। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सी हैज शोन अ ग्रेट इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्पेस सिंस साइंस सिंस हेयर अर्ली चाइल्डहुड एंड अ पैशन टू द आउटर स्पेस। इलिक्ट नहीं, एलिक्टन नहीं, इंटरटेन नहीं, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मतलब सर्च करना होता है, द आउटर स्पेस, सर्च करना बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्सप्लोर करना, टू एक्सप्लोर द आउटर स्पेस, वो एक्सप्लोर करना चाहते थे बाहरी स्पेस में। चलिए फिर क्या लिखा हुआ, फैमिलीज पर्टिकुलरली दोज विद चिल्ड्रन एंड हु हैव द मीन्स आर ऑप्टिंग टू फ्रॉम दिल्ली ड्राइवन बाय द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन एंड फिर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। Delhi's air quality index had a 3-year low this year post Diwali, creating a polluted atmosphere which led to problems in many people, forcing them to wear mask outdoor and install air purifier at home। चलिए यहाँ पे एयर पोल्यूशन के ऊपर ये पैराग्राफ दे रखा है। चलिए देखते हैं फिर क्या क्या हो जाएगा इसमें, कि लिखा फैमिलीज पर्टिकुलरली दोज विद चिल्ड्रन एंड हु हैव द मीन्स आर ऑप्टिंग टू फ्रॉम दिल्ली। ऑप्टिंग टू फ्रॉम दिल्ली से क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे देखिए रीशेड्यूल, रीलोकेट, रीइंस्टेट, रीस्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रीलोकेट बिल्कुल सही हो जाएगा, कि रीलोकेट फ्रॉम दिल्ली ड्राइवन बाय द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन, यानी कि जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से दिल्ली से लोग जो है इधर उधर जा रहे हैं। एयर पोल्यूशन, इंक्रीज एयर पोल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, एयर पोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ बिल्कुल सही हो जाएगा।
फिर दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स हैड अ 3 years लो दिस ईयर। अच्छा, प्रोड्यूस तो मतलब बढ़ना हो जाएगा, लीप्ड, हिट, बैग्ड। तो हिट दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, हिट अ 3 year लो दिस ईयर, 3 सालों में सबसे कम जो है रहा है। पोस्ट दिवाली क्रिएटिंग अ पॉल्यूटेड यानी कि सेपरेट, डिससेटिस्फाइड, कंडीशनली, सेवरली बिल्कुल सही हो जाएगा कि क्रिएटिंग अ सेवरली पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर विच लेड टू प्रॉब्लम्स, किस तरीके की प्रॉब्लम, रिनल, ब्रेन, रेस्पिरेटरी या एब्डोमिनल। तो रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स इन मेनी पीपल फोर्सिंग देम टू वियर मास्क आउटडोर एंड इंस्टॉल एयर प्यूरिफायर एट होम। जब वो मास्क पहनते हैं या प्यूरिफायर घर में लगाते हैं तो उसकी वजह से इस तरीके की बीमारियां जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, ये बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारे जो पूरे 50 क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जा सकते हैं, ये आप उनको मान लीजिए। तो ये 50 क्वेश्चन आपको पेपर में इसी तरीके के देखने को मिलेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। मैथ और रीजनिंग का पैटर्न आपको थोड़ा सा लेवल अप मिलेगा। मैंने बहुत बार कहा है कि आपको मैथ और जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आप पजल्स जरूर लगाइए, कथन निष्कर्ष जरूर लगाइए, ठीक है। एल्गोर जो आपके जो वो सीरीज़ आती हैं कि अगला नंबर क्या होगा, इनमें से गलत कौन सा है, तो ये सीरीज़ आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, यही आपको देंगे, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होते हैं और इनमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आपको मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग नेचर का है, तो क्वालिफाइंग इतना आसान नहीं होगा, तो आप लोग मैथ और रीजनिंग को थोड़ा सा फोकस करके रहिए। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी लोग नए जुड़ते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।